दुनिया में इंसान पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरीके का दिमाग लगाता है, लेकिन बात जब कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की हो तो लोग ठगी करने लगते हैं और फ्रॉड करने के लिए अलग अलग तरह का दिमाग लगाते हैं। और जब इसके बारे में लोग जब इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं तो हर कोई भी चौंक सा जाता है। आज की जो कहानी है, इस कहानी में कुछ इसी तरह का ही होता है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ उसी के घर में रहने वाली एक नौकरानी उसके साथ ऐसा फ्रॉड करती है कि जब बिजनेसमैन को इसके बारे में पता चलती है, इसकी सच्चाई जब पता चलती है तो वो चाहकर भी किसी से नहीं बता पाता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस कहानी में होता क्या है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप लोग मेरी वीडियो का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में ही रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम होता है रंजीत मल्होत्रा, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसके कपड़े की दुकानें होती हैं और इतना ही नहीं, वो साड़ियों का थोक विक्रेता भी होता है और कपड़े व्यापारी संघ का अध्यक्ष भी होता है, जो कि आसपास के जितने भी लोग थे वहाँ उस जगह पर सभी लोग उसको जानते थे। रंजीत मल्होत्रा की पत्नी होती है जिनका नाम ममता होता है। ममता की उम्र 35 साल के आसपास होती है। दोनों पति पत्नी की जिंदगी जो थी, उनकी जिंदगी में सब कुछ होता है, धन संपत्ति हर एक चीज होता है, हर एक चीज की व्यवस्था होती है। कमी तो एक चीज की होती है कि उन दोनों की शादी की हुई 12 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन एक भी औलाद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। रंजीत अपनी पत्नी ममता को लेकर हर तरह के डॉक्टर को दिखा दिया था, हर तरह की दवाई भी खा लिए थे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। रंजीत की पत्नी ममता, जो कि भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी, फिर भी रंजीत अपनी पत्नी को लेकर मंदिर मस्जिद जाता था, भगवान से विनती करता था कि उसको एक औलाद हो जाए। लेकिन इसके पश्चात भी उसकी पत्नी गर्भ से नहीं होती है। दोनों पति पत्नी थक हार कर बैठ जाते हैं और मन में ये सोच लेते हैं कि एक न एक दिन उन्हें संतान जरूर होगा। ऐसे ही समय कटता रहता है। समय कटते के साथ साथ रंजीत मल्होत्रा इतना चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि जब भी वो अपने दुकान पर जाता था तो कस्टमर से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता था और लड़ाई झगड़ा करने के बाद इसके बाद जब घर पर भी आता था तो घर पर भी अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। दरअसल उसी के घर में एक नौकरानी रहती थी जिसका नाम देवी होता है। देवी की उम्र 20 साल के आसपास होती है। चूंकि दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं होते हैं, इसलिए देवी को ही अपनी संतान मानते थे। और देवी जो नौकरानी होती है, लगभग 10 सालों से उन दोनों के घर में काम कर रही होती है। देवी भी उस घर को अपने घर जैसा मानती थी और उस घर का एक सदस्य भी बन चुकी थी। एक दिन रंजीत अपनी दुकान से अपने घर आता है तो अक्सर समय कटने के साथ साथ वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। घर आकर देवी पर भी चिल्लाता था, उसे अक्सर डांट दिया करता था। और जब भी देवी पर चिल्लाता था, डांटता था, ममता उसके आगे आ जाती थी और कहती है कि इसमें इसका क्या दोष है, तुम अपना गुस्सा इस पर क्यों निकालते हैं। लेकिन रंजीत देवी को इसी तरह से नहीं डांटता था, क्योंकि वो देख चुका था कि देवी हमेशा उसके जेब से पैसा निकाला करती है और वो भी बहुत चालाकी से पैसे निकालती थी। जो कुछ भी पैसे निकालती थी आधा ले लेती थी और आधा उन्हीं के जेब में छोड़ देती थी। लेकिन यह बात रंजीत अपनी पत्नी ममता को नहीं बताता है और ये सोचकर चुप हो जाता है कि देवी को हो सके तो पैसे की जरूरत पड़ी होगी, तभी वो उसकी जेब से पैसे निकाल रही है। इसके पास बाद समय यूं ही कटने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक सा चलने लगता है, लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच कोई संतान नहीं होता है। फिर एक दिन जो ममता होती है वो देख लेती है कि जो देवी था, उसका देवी नाम की जो नौकरानी थी, उसका चक्कर एक लड़के से होता है जिसका नाम बलवीर होता है। एक दिन वो अपने घर से बाहर निकलती है, देखती है कि एक बलवीर नाम का लड़का देवी के इशारे कर रहा है। जब इशारे करता है तो ममता उस बलवीर को डांटती है, फटकारती है, वहां से भगा देती है और देवी को भी काफी समझाती है। इसके बावजूद भी देवी उसकी जब बात को नहीं मानती है तो यह बात ममता अपने पति रंजीत से बताती है। जब रंजीत यह बात सुनता है तो भी हैरान परेशान हो जाता है।
इसके बाद वो भी एक दिन देखता है कि उसके घर के सामने बलवीर आया है और देवी के साथ कुछ इशारे कर रहा है। इसके बाद जो उसका पति होता है रंजीत, देवी को तो कुछ नहीं बोलता है, बलवीर के पास जाता है और पास जाने के बाद उससे कहता है कि तुम देवी का पीछा छोड़ दो, आइंदा इधर जब कभी भी तुम दिखे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जब यह बात बलवीर सुनता है तो वो भी परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। इसके बाद वहाँ तो कई दिनों के बाद वहाँ दिखता ही नहीं है, उधर आता ही नहीं है। ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो दोनों शांत सा हो गए हैं। फिर एक दिन जो रंजीत होता है वो आधी रात को सोया रहता है और सोने के बाद उसे बाथरूम की तलब होती है। वो बाहर बरामदे में निकल कर आता है तो अंधेरा सा रहता है, लाइट सब बंद रहती है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब कुछ आवाज़ें सुनाई देती है तो देखता है कि एक अंधेरे का फायदा उठाकर एक लड़का उसी के घर के दरवाजे की जो मेढ़ी होती है उधर से फान के जा रहा है। जब यह दृश्य देखता है तो तुरंत लाइट जलाता है और लाइट जलाने के बाद देखता है कि जो देवी है वो कपड़े पहन रही है। जब रंजीत ये चीज को देखता है तो कुछ बोलता नहीं है और अपने मन में सोचता है कि देवी अब सयानी हो चुकी है। और तुरंत सुबह ही यह बात देवी के पिता जो कि ओम प्रकाश होते हैं, ओम प्रकाश रंजीत के गाड़ी ड्राइवर थे, उन्हीं के घर में रहकर उनका गाड़ी चलाते थे। ओम प्रकाश ही पूरी बात बताता है। जब पूरी बात बताता है तो कहता है कि तुम अपनी बेटी की शादी कर दो, वो बड़ी हो चुकी है। इसके बाद जब यह बात करता है तो वो भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक सा चलने लगता है। कुछ महीने का समय बीतता है, 1-2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जो ममता होती है पूजा के लिए अपने मंदिर जाती है और जब मंदिर जाती है और इधर जो रंजीत मल्होत्रा होते हैं अपने बाथरूम करके निकलकर आके बरामदे पर सोफे पर बैठते हैं, तभी देवी उनके सामने आती है और आने के बाद उनके गाल में चिकोटी काटती है और कहती है कि साहब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। देवी की इस हरकत से रंजीत हक्का बक्का सा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर देवी को ऐसा हुआ क्या है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। उस दिन तो कुछ बोलता नहीं है। इसके बाद दूसरे दिन भी वही होता है जब ममता अपने मंदिर चली जाती है पूजा करने के लिए और रंजीत बाथरूम करके बाहर निकलते हैं हाथ मुंह देकर। अब बरामदा में आकर बैठते हैं तभी देवी उनके पास आती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है कि साहब क्या मैं आपको पसंद हूँ। जब यह बात रंजीत सुनता है तो सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कहाँ उसकी उम्र 40 साल की और ये 20 साल की लड़की। वो सोचता है कि पैर आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, लेकिन उसे अपनी इज्जत की भी मान मर्यादा का बहुत ही ख्याल होता है। इसके बाद क्योंकि जो देवी होती है उसकी उम्र 20 साल के आसपास है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। इसके बाद जब तीसरा दिन का समय होता है तो फिर ममता पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है और जब देखता है कि रंजीत बाथरूम से निकलता है पूरा फ्रेश होके तैयार होके, तो देवी को देखता है कि देवी उसके सामने नहीं आई है। देवी किचन में चाय बना रही होती है। तभी आवाज़ लगाता है और कहता है कि देवी मुझे 1 गिलास पानी दो। देवी जब पानी लेकर आती है तो रंजीत देवी का हाथ पकड़कर अपने ही बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। देवी भी इसका कोई विरोध नहीं करती है क्योंकि वो भी यही चाहती है। जब उस दिन एक दिन का जब ये सिस्टम चालू हो जाता है, एक दिन जब दोनों के बीच संबंध बन जाता है तो हमेशा ही बनता रहता है। ऐसे ही 1-2 महीने का समय बीत जाता है और इधर ममता को मालूम नहीं चलता है कि उसके ना रहने पर उसके घर में उसकी नौकरानी और उसके पति के बीच क्या चल रहा है। फिर एक दिन देवी आकर रंजीत से कहती है कि साहब मुझे इस महीने पीरियड नहीं आया है, मुझे लग रहा है कि मैं गर्भ से हूँ। जब यह बात रंजीत सुनते हैं तो सुनकर हैरान हो जाता है। काफ़ी देर सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है मैं एक दवा लाकर दूंगा जिसे तुम खा लेना, ये बच्चा गिर जाएगा। इस पर देवी कहती है कि नहीं मैं बच्चा नहीं गिरा सकता, ये बात मैंने अपने पिताजी को भी बताई है, आप पिताजी से जाकर तुम बात कर लीजिए। जब यह बात सुनता है कि यह बात देवी अपने पिताजी से बता दी है तो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है और देवी से कहता है कि दरअसल ये बात मेरी पत्नी को नहीं पता चलनी चाहिए, मैं अभी जाकर तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। और तुरंत देवी को लेकर उसके घर उसके पिताजी से बात करने के लिए चला जाता है। और जब वहाँ पर जाता है तो ओम प्रकाश पहली बार ही रंजीत के सामने नजरें मिलाता है और कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद रंजीत उसके पिताजी के सामने हाथ पर जोड़ने लगता है
और जोड़ने के बाद कहता है कि अब कुछ रास्ता निकालो कि आगे क्या होगा। इस पर ओम प्रकाश कहता है कि आगे का बस यही रास्ता है कि देवी की शादी कर दी जाए। इसके बाद रंजीत भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कि शादी किससे करनी है। तो बताता है कि बलबीर मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। जब रंजीत बलबीर का नाम सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि वही दोगला तुम्हें शादी करने के लिए मिला, वो अच्छा लड़का नहीं है। इसके बाद ओम प्रकाश कहता है कि अच्छा या बुरा हो, इस स्थिति में मेरी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। और रंजीत से कहता है कि जितना भी खर्चा लगेगा देवी की शादी करने के लिए उतना खर्चा तुम दोगे। इस पर रंजीत तैयार हो जाता है और 10 लाख रुपए का ओम प्रकाश डिमांड करता है। रंजीत 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार होता है और वादे के मुताबिक 10 लाख रुपए देता है और साथ में कुछ गहने भी खरीद कर देता है। 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर देवी और बलबीर की शादी आनंद फानन में हो जाती है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो बलबीर कुछ दिन के बाद रंजीत के घर आता है और उसके फ्लैट की चाबी मांगता है। जब उसकी फ्लैट की चाबी मांगता है रहने के लिए तो रंजीत दे देता है। लेकिन जब ये बात ममता को पता चलती है तो ममता इसका विरोध करती है। तो रंजीत समझाता है, अपनी पत्नी ममता को समझाता है कि देवी हमारे घर में बहुत सालों से काम कर रही है, हमने उसको बच्ची की तरह माना है, वो हमारे परिवार के सदस्य बन चुकी है, क्या हुआ कुछ दिन के लिए फ्लैट रहने के लिए दे दिया था। इस तरह समझाता है तो उसकी पत्नी ममता समझ जाती है, इससे आगे कुछ नहीं कहती है। फिर ऐसे ही 7 महीने का वक्त बीत जाता है। जब 7 महीने का वक्त बीतता है तो पता चलता है कि देवी एक बच्चे को जन्म दी है। जब इस बारे में ममता को पता चलता तो भी बहुत खुश हो जाती है। फिर बलबीर एक दिन ममता और रंजीत के घर आता है और कहता है कि आज मेरी बेटे का बारहवीं है, आप लोग को यहाँ पर आना है। इसके बाद ममता और उसका पति रंजीत दोनों तैयार होकर देवी के घर जाते हैं, यानी कि बलबीर के घर जाते हैं। उसी फ्लैट में जाते हैं जिस फ्लैट में दोनों रह रहे थे। वहां पर जाने के बाद बलबीर वो बच्चा रंजीत के गोद में देता है और कहता है कि देखिए बच्चा सीधा अपने पिताजी पर गया है। जब रंजीत ये बात सुनता है तो सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चा मेरा है, बलबीर का नहीं है, क्योंकि उसे वो एक सबूत था कि बच्चा रंजीत का ही है। यह सुनकर परेशान हो जाता है कि कहीं ये बात उसकी पत्नी को न पता चल जाए। इसके बाद उसकी पत्नी उस बेटे को अपने गोद में लेती है और कहती कि हाँ, सीधा इसका चेहरा अपने पिता बलबीर पर गया है। जब यह बात रंजीत सुनता है तो उसे थोड़ी राहत की सांस लेता है। उसे विश्वास हो जाता है कि मेरी पत्नी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बाद पूरा कार्यक्रम बीतता है। कार्यक्रम बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी अपने घर आते हैं और घर ही आने के कुछ देर बाद जो बलबीर होता है रंजीत की दुकान पर जाता है और रंजीत से कहता है कि मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारा बेटा है, तुम उसको गोद ले लो। जब ये बात रंजीत सुनता है तो सुनकर खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है। इसके बाद बलबीर एक और डिमांड करता है कि जब तुम उस बच्चे को गोद लोगे तो हम लोगों को 25 लाख रुपया और साथ में वो फ्लैट भी दोगे जिस फ्लैट में हम लोग रह रहे हैं। रंजीत तो फ्लैट देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पैसे देने को तैयार नहीं होता है। जब पैसे देने को तैयार नहीं होता है तो बलबीर उसे धमकी देता है कि जब तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हारी पत्नी ममता को पूरी बात बता दिया जाएगा। इसके बाद वो बेचारा परेशान हो जाता है और आकर अपनी पत्नी से पूरी बात बताता है कि हम उस बलबीर के बच्चे को गोद ले लें। पहले तो उसकी पत्नी ममता तैयार नहीं होती है, फिर उसको काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वो भी तैयार हो जाती है। और इधर रंजीत उस बच्चे को गोद लेने के लिए 25 लाख रुपए का इंतजाम करने लगता है। साथ में वो फ्लैट के कागज होते हैं अपने वकील से मंगाता है और अपने कुछ प्रॉपर्टी डीलर को कॉल करता है, उसको बेचने की तैयारी करता है। अभी वो पैसे की तैयारी कर ही रहा तो है, तभी एक दिन जो ममता होती है रंजीत की पत्नी कहती है कि हम लोग तो बच्चा गोद में ले ही रहे हैं, इससे पहले चलकर डॉक्टर से चेक करा लें कि कहीं आप बाप तो नहीं बन सकते, इससे आगे जाकर हो सके तो हम लोग का बच्चा हो जाएगा, तो एक बच्चा तो गोद लिए रहेंगे, इससे काफ़ी सारी दिक्कतें होने लगेगी। इसके बाद रंजीत तो अपने मन में सोच रखा था कि वो तो उसका बच्चा हो सकता है, वो चेकअप तो कराएगी साथ में, क्योंकि वो जो देवी का बच्चा था वो सबूत के तौर पर था ही। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, अपना चेकअप कराता है और जो रिपोर्ट सामने निकल कर आता है उसे देखकर रंजीत चौंक जाता है। दरअसल जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि रंजीत कभी बाप बन ही नहीं सकता।
जब इस चीज को देखता है, इस रिपोर्ट को देखता है, तो रंजीत भी चौंक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि जो देवी और बलवीर है वो दोनों उसके साथ ठगी कर रहे हैं, उसके साथ फ्रॉड किए हैं पैसा वसूलने के लिए। फिर उसे याद आता है कि एक दिन देवी किसी से फोन पर बात कर रही होती है और रो रही होती है। जब उसके पास जाती है, जब ये उसकी बात को सुनता है रंजीत, उसके पास जाता है तो देवी शांत हो जाती है, लेकिन रोते रोते यह बात कर रही थी कि तुम उस वीडियो को डिलीट मार दो। जब ये पूरी बात रंजीत सोचता है अपने दिमाग में, तो बैठा लेता है कि जरूर देवी का कोई वीडियो बलवीर के पास होगा जो कि उसे ब्लैकमेल कर रहा है और ये सब करने को कहा होगा, मेरे साथ फ्रॉड करने को कहा होगा। पूरी बात उसे समझ में आ जाती है कि कैसे देवी और बलवीर मिलकर उसे पैसे के लालच में उसके साथ फ्रॉड किए हैं, उसके साथ ठगे हैं। इसके बाद रिपोर्ट लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी ममता से बताता है कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। और जब ये बात बताता है तो पूरी खुशी के साथ बताता है, उसे बहुत ही खुश होता है। उसकी पत्नी अपने पति के मुंह से जब ये बात सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर मेरा पति अपने नपुंसकता के बारे में इतनी खुशी के साथ कैसे बता देता है। इसके बाद जब पूरी बात बता लेता है तो अपनी पत्नी ममता से कहता है कि हम लोग अब बलवीर के बच्चे को गोद नहीं लेंगे, अभी बहुत ही समय है, आगे चलकर हम लोग एक अच्छे से बच्चे को गोद ले सकते हैं। इसके बाद वो अपने प्रॉपर्टी डीलर को जो कॉल किया था प्रॉपर्टी बेचने के लिए, उसको भी कॉल करके मना कर देता है। और जो फ्लैट का वकील बुलाया था उसके कागज को तैयार करने के लिए, उसको भी मना कर देता है और बच्चे लेने से साफ मना कर देता है। एक बार तो वो सोचता है कि पूरी बात जाकर पुलिस में बताएं कि कैसे दोनों उसके साथ फ्रॉड किए हैं, उसके साथ काफ़ी पैसे ऐंठे हैं, लेकिन यह सोचकर चुप हो जाता है कि अगर पुलिस में जाएगा तो उसका भी नाम आगे आएगा, जो कि उसकी इज्जत भी उछाला जाएगा और इस पूरी घटना के बारे में उसकी पत्नी ममता को भी पता चल जाएगा। इसीलिए जो छिपा है वो छिपा ही रहने दे। तो दोस्तों, अगर उसकी पत्नी लास्ट समय में उसका चेकअप कराने के लिए नहीं कहती तो शायद दूसरे का बच्चा गोद ले लेते और इसके बदले में उसे काफ़ी सारा पैसे भी देना पड़ता। ये तो सही था कि उसकी पत्नी ममता अपने पति को चेकअप कराने के लिए बोली, जो सच था सामने निकल कर आया। कैसे देवी और उसका आशिक दोनों फ्रॉड करके रंजीत से बहुत सारे पैसे ऐंठने वाले थे। तो ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी ऐसे वारदातों से बचें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चाहते हैं कि मैं भी उनका नाम अपनी वीडियो में लूँ, तो अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूँ और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। तो फिर मिलती हूँ अगली घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।